इस अगले सेशन में आप सुनेंगे अलग अलग व्यूज। इस अगले सेशन में आप सुनेंगे अलग अलग व्यूज, और इसके आएंगे यूट्यूब पर भी बहुत सारे व्यूज, बिल्कुल, क्योंकि ये है इंडिया न्यूज, इंडिया न्यूज। तो मैं अब मंच पे बुलाना चाहता हूं श्री शहजाद पूनावाला जी को। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं। बिल्कुल सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप दोनों आए और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। इंडिया न्यूज की सीनियर एंकर खुशबू मिश्रा। खुशबू, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज। थैंक यू सो मच। खुशबू, ओवर टू यू। सबसे पहले मैं चाहती हूं एक बार आप सभी जोरदार तालियों से इस सेशन की शुरुआत करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और क्योंकि सर ये जो टाइटल है, क्या वंदे मातरम है सारे जहां से अच्छा, सबसे पहला सर सवाल मेरा आप ही से है, क्या वंदे मातरम है सारे जहां से अच्छा? देखिए, वंदे मातरम 150 वर्ष पहले बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने जब इसे लिखा था, तो ये भारत को एक सूत्र में बांधने वाला स्वतंत्रता का मंत्र भी बना और राष्ट्रीय एकता का नारा भी बना, और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत ही अहम हमारा एक मंत्र बना। और इसीलिए देश के संविधान के निर्माताओं ने बड़े सूझबूझ के साथ इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया भी। और आज इसीलिए सवाल ये बनता है कि जिसने देश को एक सूत्र में जोड़ा, उस समय पर नेहरू जी ने इस एकता के सूत्र का विभाजन किया, और मेरे पास सारे ऐतिहासिक प्रमाण हैं। 1937 में नेहरू जी लिखते हैं कि ये जो है ये मुस्लिम्स को इरिटेट करेगा। भाई, सबसे पहले ये पता है कहां गाया गया गीत? 1896 में जब कांग्रेस का मुस्लिम अध्यक्ष था, तब रहमतुल्लाह सायानी की अध्यक्षता में पूरा वंदे मातरम गाया गया। तो उनको तो हिंदू मुस्लिम नहीं लगा। अशफाकुल्लाह खान ने जब इसे फांसी पर झूमते हुए कहा वंदे मातरम, तो उनको तो हिंदू मुस्लिम नहीं लगा। बदरुद्दीन तैयब जी को नहीं लगा। पर नेहरू जी ने इसका तब विभाजन किया। 10 वर्ष बाद जो है 1947 में भारत का विभाजन हुआ, और नेहरू जी ने तो यह भी कह दिया कि ये नेशनल सॉन्ग बनने के लायक नहीं है। और आज ये इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि आज ही की बात करते हैं। क्योंकि आप बोलेंगे कहां 150 वर्ष पहले चले गए आप। आज की तारीख में 2 बयान कांग्रेस की तरफ से आए हैं। देश के चिन्हों का जो नकारने का काम होता है, पृथ्वीराज चव्हाण जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि भारत की सेना का कोई उपयोग नहीं है, यह भारत की सेना को डिसबैंड कर देना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में हम लोग आधे घंटे में हार गए। तो इसीलिए जो वहां पर भारत विरोधी मानसिकता तब भी। China, Germany, and Puerto Rico enter a competition to find underground telephone wires. So China digs 10 feet, finds wires. Germany digs 20 feet, finds wires. एक स्टैंजा में रोककर चले जाते हैं। आज मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या आलोक जी पृथ्वीराज चव्हाण जी के बयान का खंडन करते हैं, उनको निकालेंगे पार्टी से? ठीक है, मैं ये सवाल भी ले लूंगी और इसका जवाब भी दे देंगे। लेकिन आलोक जी, क्या इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है कि हमारे अनगिनत शहीद, जिनमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, वंदे मातरम गाते गाते फांसी पर चढ़ गए थे, उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी थी देश के नाम पे? क्या इस सच्चाई को झुठलाया जा सकता है? और मेरा सवाल आपसे भी यही है कि क्या वंदे मातरम सारे जहां से अच्छा है? और जो बात शहजाद जी ने पूछी है, जवाब उसका भी दीजिए। पृथ्वीराज चव्हाण जी ने जो बयान दिया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पार्टी की प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, सबसे पहले तो चीज ये है कि वंदे मातरम केवल गाने तक सीमित रहे ऐसा नहीं, उसको निभाया जाता है। वंदे मातरम जब 1872 में पहली बार लिखा गया, तो उसके अंदर 2 ही स्टेंजा थे। जब वो एक पुस्तक की फॉर्म में आया गीतांजलि में, तब उसके अंदर 4 स्टेंजा और जोड़े गए। लेकिन आपको तो केवल हिंदू मुस्लिम करना है। 1937 में जिस समय पर 2 स्टेंजाज की बात 4 स्टेंजाज की बात हटाने की बात हुई, उसमें एक कमेटी थी। उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी थे, उसमें सुभाष चंद्र बोस भी थे, उसमें आचार्य नरेंद्र कृपलानी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। आज ये सब का अपमान करना चाहते हैं। अगर किसी चीज से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो स्वाभाविक है, क्योंकि आरएसएस ने कभी वंदे मातरम, मैं आ रहा हूं ना, मैं इंटरप्ट नहीं करें बीच में। वंदे मातरम कभी आरएसएस ने नहीं गाया। आरएसएस जो वंदे मातरम गाते थे, उनकी मुखबरी करके उनकी लिस्ट बीजेपी को पकड़ाती थी। तिरंगे को 52 साल तक इन्होंने फहराया नहीं। ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि तिरंगा नहीं होना चाहिए, 2 रंग होने चाहिए। क्या ये नहीं है? हमारा तो हमेशा से
शुरुआत भी अधिवेशन की और अंत भी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान से होता रहा है। लेकिन क्या 1947 से पहले एक बार भी आरएसएस ने, जो इनकी मातृ जननी संस्थान है, कभी वंदे मातरम गाया था? आज इनको वंदे मातरम से इतना प्रेम है। वंदे मातरम क्या कहता है कि मैं अपनी मातृभूमि को नमन करता हूं, मैं यहां पर देश के अंदर शुद्ध हवा पवन बहे। दिल्ली का तो गला घोट रखा है, वंदे मातरम गा के क्या होगा भाई? आप कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, कि मलयज शीतलाम, शीतल हवाएं चलें। हालत ये रोज सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को लताड़ लगा रहा है। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो पूरी तरह से ग्रसित हैं पॉल्यूशन से। चाइना को क्लीन चिट देश के प्रधानमंत्री देते हैं। मैं मातृभूमि को सलाम करता हूं, ट्रंप के आगे सरेंडर कर देता हूं, लेकिन वंदे मातरम गाना चाहिए। कुल मिलाकर अरे भाई एक बात बताइए, आप केवल वंदे मातरम, मैं कह रहा हूं गाने की चीज नहीं, निभाने की चीज है। तो कुल मिलाकर एक मिनट मैम, भारत माता क्या है? क्या माताएं जो बच्चियां बैठी हैं ये भारत माता नहीं है? मोदी जी एनसीआरबी के आंकड़े पकड़ने, रेप के केस कितने बढ़ गए? ठीक है। किसानों आत्महत्या दर बढ़ती चली जा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं है। क्या भारत की करेंसी, एक मिनट मैम, क्या भारत की करेंसी जो है वो भारत माता नहीं है? ठीक है, आपने 91 के पार हो गया। आलोक जी, मोदी जी कहते थे प्रधानमंत्री की भाइयों बहनों मित्रों, किस तरह से वो गिरती है। आज 107 रुपए पे स्टर्लिंग पौंड हो गया, पर वंदे मातरम कांग्रेस ने उस टाइम पे ऐसा किया था। अरे भाई 11 साल हो गए सत्ता में, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी ले लो। सारी जिम्मेदारी पंडित नेहरू पे छोड़ोगे क्या? ठीक है, काफी बातें आपने कही हैं और जवाब मैं यहीं पे बैठे हुए शहजाद जी उनसे भी लूंगी। लेकिन मेरा सवाल यह है, जब इतनी सारी दिक्कतें हैं, वंदे, आपने मेरे को जवाब ये नहीं दिया जो पृथ्वीराज चौहान ने जो बयान दिया उस पर। ठीक है, लेकिन जल्दी दीजिएगा क्योंकि मुझे और भी कई सवाल करने हैं आपसे। पृथ्वीराज चौहान जी की वक्तव्य से कि सेना हारी, मैं बिल्कुल असहमत हूं। भारत की सेना शौर्य का प्रतीक है। कौन हारा? सही गलत कौन हारा? हारी देश की बोगस सरकार। हारा कौन? देश का कमजोर प्रधानमंत्री। हारा कौन? इंटेलिजेंस फेलियर करने वाला देश का गृह मंत्री। हारा कौन? जिसने ट्रंप के सामने सरेंडर किया। 50 बार ट्रंप का नाम लेने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं कह पाते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है ट्रंप के पास मोदी जी की रिकॉर्डिंग होगी बातचीत की, जैसे ही मोदी जी बोलेंगे ट्रंप रिलीज कर देगा। ठीक है आलोक जी, काफी बातें आपने, ठीक है, मिले। फिर भी आपने ये जवाब नहीं दिया कि उनको ये बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। आपने इस बात में आपने नहीं बोलना चाहिए। हाँ ठीक है, कैटेगरिकली बुलवाना तो बताइए। ठीक है, ऐसा है कि आपका ताली बजाना हो गया हो तो इकोनॉमी इज डेड जब ट्रंप ने बोला तो राहुल गांधी की कौन सी रिकॉर्डिंग थी ट्रंप के पास कि पहला स्टेटमेंट एंडोर्स किया तो राहुल गांधी ने किया ट्रंप का स्टेटमेंट की इकोनॉमी डेड है? ट्रंप का स्टेटमेंट है। अब आलोक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आलोक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, पृथ्वीराज चौहान ने जो बोला है कि उन्होंने बोला है सरकार यूजलेस नहीं है, उन्होंने ये नहीं बोला है कि मोदी सरकार पे मेरा सवाल है। उन्होंने बोला भारत की सेना की आवश्यकता क्या है, 12 लाख सैनिकों को किसी और काम पर लगा दीजिए। और केवल पृथ्वीराज चौहान ने नहीं, यह बयान खुद राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी ने तो बोला कि भारत की सेना की पिटाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भी इंडियन इस प्रकार का बयान नहीं देता। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर बोला। क्या कार्रवाई की राहुल गांधी पर? कुछ जवाब नहीं। और अगर आप इत्तेफाक सुन लीजिए ना आलोक जी, अगर इत्तेफाक नहीं रखते तो केवल खंडन आकर क्यों करते? पृथ्वीराज चौहान को निकालिए। इससे पहले जब ऑपरेशन महादेव में आतंकियों को मारा गया तो इसी पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि ऑपरेशन महादेव का नाम सांप्रदायिक है, इस प्रकार के नाम नहीं होने चाहिए ऑपरेशन के। ये पृथ्वीराज चौहान पहली बार थोड़ी कह रहे हैं। और सड़क का गुंडा सेना के प्रमुख को किसने बोला? कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष किसने नहीं मनाया? सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली किसने बोला? 10 सेकंड। बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे किसने बोला? अरे ये वो लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर का तो प्रमाण दिया कि 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह किए। 26/11 के बाद जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देने वाले लोग हैं आज सेना के शौर्य पर सवाल करेंगे। दूसरी बात, मैं उत्तर छोटा सा दे देता हूं, पूरी बात हो जाएगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि गाना नहीं निभाना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप गाकर तो दिखाइए। सिद्धरमैया बोलते कि मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, आरिफ मसूद बोलते मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, और इनके नेता राजस्थान के बीडी कल्ला, इनको बोला गया भारत माता की जय बोलना चाहिए तो बोलते हैं भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय होनी चाहिए। अरे जिसको केवल सोनिया में माता नजर आती है वो भारत की माताओं की बात कर रहा है। आरएसएस के रोल पर, आरएसएस हमारी जो है मातृ संगठन है, ये बिल्कुल सही बात है, भारत में जन्मी है। जिनके फाउंडर
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, विलियम वेडनबर्न, मिस्टर मिस्टर बर्न्स, ये 4-4, 5-5 इंग्लिश सेक्रेटरी से जिसकी संस्था जन्मी है और जिसका आज भी नेतृत्व कोई भारतीय मूल का मूलतः से व्यक्ति नहीं करता, मतलब सोनिया गांधी, खड़गे जी की बात नहीं करता हूं, खड़गे जी के हाथ में तो कुछ ही नहीं है, सोनिया जी वो दूसरों को ना ठीक है, बताए। मैं अब जवाब लेती हूँ शहजाद। खुद एक मिनट मैं आती हूँ आपके पास। आरएसएस के बारे में एक बात लास्ट बता दूं कि जब हेडगेवार जी जेल से निकले तो मोतीलाल नेहरू जी ने जाकर स्वागत किया था कि हेडगेवार जी सेडिशन जो है वो जेल से बाहर निकले। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रिसर्च करके आना चाहिए। पूनावाला जी एक बात मैं उनसे छोटा सा उत्तर दे दूं? मैं आती हूँ आलोक जी, एक सेकंड। जो बातें आपने कही हैं कहीं ना कहीं आरएसएस को लेकर क्या आप लोगों की सोच इस चुनाव, लोकसभा चुनाव के बाद बिल्कुल बदल गई है? मतलब अब आप लोग खुलकर साथ आते हैं, क्योंकि हर प्रोग्राम में, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ही जब लाल किले की प्राचीर से तारीफ करते हैं तो फिर कहीं कुछ शक बच नहीं जाता। एक तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो स्वयं आरएसएस के ही प्रचारक है। इनका तो आरोप यही है कि हमने सारी संस्थाओं में आरएसएस के व्यक्ति को बिठा रखा है। तो आरोप क्या है कि हम आरएसएस के साथ है या आरएसएस के विरोध में है? पर मैं एक सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। अभी उन्होंने तिरंगे की बात, 10 सेकंड पीछे जाएंगे, कौन सा ऐतिहासिक तथ्य कोट करें मुझे नहीं पता, पर तिरंगा एक जगह नहीं लहराता था, वो था जम्मू कश्मीर। जब 370 को कब्र में गाड़ा तो संविधान और तिरंगा दोनों लागू हुआ, इन लोगों ने विरोध किया। वरना बोलिए कि 370 हटने के साथ है, बोलिए 370 हटने। ठीक है, जवाब दे दीजिए आलोक जी, और साथ में जवाब ये भी बिल्कुल उत्तर दे देता हूं, पॉइंट वाइज दे देता हूं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन था, सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों से लड़ रहे थे और आरएसएस अंग्रेजों की मुखभरी करके 60 रुपए पेंशन लेके बुलबुल पे बैठ के अंग्रेजों की सेना में लोगों को भर्ती करा रही थी। दुर्भाग्य ये है, तिरंगा जब आरएसएस के मुख्यालय पे 2 लड़कों ने फहरा दिया, जाकर जबरदस्ती उनके ऊपर एफआईआर करा दी। ये तिरंगे की बात करेंगे? मुद्दे की बात ये है कि इन्होंने कहा कि साहब 2, 3, 4 लोग इंग्लिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने कांग्रेस को बनाया। अरे आरएसएस से तो वो अंग्रेज भी अच्छे थे, कम से कम वो अंग्रेजों के खिलाफ तो लड़ने की बात करते थे। अंग्रेजों के लिए मुखबरी, अंग्रेजों के लिए आरएसएस की तरह मुखबरी तो नहीं करते। ये है तो मैं फिर कहूंगा, जो लोग, चाहे वो ब्रिटिशर था, क्या एनी बेसेंट जो थी, जिन्होंने कांग्रेस के 2 धड़ों को एक किया, क्या विदेशी नहीं थी वो? बताओ। शेम शेम कहने वाले लोग सोचें कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे वो अच्छे थे या जो अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे वो अच्छे थे? शेम शेम करने वाले सोचें जरा। इंग्लिश सरकार के सेक्रेटरी को अध्यक्ष बनाया कांग्रेस का और इंग्लिश से लड़ाई लड़ रहे थे। गजब की लड़ाई है भाई। कोई सेक्रेटरी सरकार के सेक्रेटरी के कोई सेक्रेटरी कांग्रेस का अध्यक्ष, मैं बीच में नहीं बोला, देखो कोई सेक्रेटरी अंग्रेजों का कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना। जॉर्ज ह्यूल, विलियम वेडनबर्न, अल्फ्रेड वेब, हेनरी कॉटन, अभी गूगल चेक कर लीजिए, अभी गूगल चेक कीजिए। वो कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, लोगों ने बहुत सहयोग किया है, अध्यक्ष नहीं बने। पहले अध्यक्ष भी, एक मिनट सुनो भाई, WC बनर्जी थे पहले अध्यक्ष भी। 1888 में कौन था? अरे भाई सुन तो लो, 1889 में सुन कौन तो था? लो, मैंने एक सेंटेंस आपका बोला कि वो अंग्रेज जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए भी देश को आजाद कराना चाहते थे, वो आरएसएस जैसे गद्दारों से अच्छे थे। वापस आता हूं मैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई। ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, 2 डीजीएमओ ने फैसला कर लिया, ये किसी फौजी के गले नहीं उतरता है। क्या इस देश में डीजीएमओ फैसले करने लगे? ये सरकार इतनी निकम्मी और बोगस है? मेजर जनरल वीपी सिंह ने 2 दिन पहले क्या कहा है उसके ऊपर सरकार बोलेगी? अनिल चौहान जी ने क्या कहा है उसके ऊपर सरकार बोलेगी? जब हमारी सेना मार रही थी पाकिस्तान को, किसने मना किया? किसने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया? मोदी जी ने ना। क्यों रुकवाया भाई? ट्रंप के कहने से क्यों रुकवाया गया? ट्रंप बार बार कह रहा है कि मैंने व्यापार के लिए रुकवाया। अब आते राहुल गांधी जी के लिए कहा कि साहब वो क्या 20 जवानों की शहादत नहीं हुई थी? आज तक सरकार ये नहीं बता पाई है कि वो चाइना बॉर्डर पर LAC के पार थे जवान, बफर जोन में थे या इंडिया की भूमि में थे। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगी? आलोक जी, पहलगांव, एक मिनट मैम, पहलगांव की जांच आज तक नहीं हुई। मोदी जी जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचवा रहे थे, सतपाल मलिक के किसी एक सवाल का किसी ने जवाब दिया, जो गवर्नर थे वहां के। पहलगांव इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, अमित शाह जी के मुंह पे टेप लग गई। ठीक है आलोक जी, मैडम, आलोक जी, देश की राजधानी लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 50 से ज्यादा लोग मरे।
क्या किसी हिंदुस्तान के मीडिया के पास 50 लोगों की, क्या छोड़िए 10 लोगों की लिस्ट है? अब खुशबू जी जवाब बताइए जरा। खुशबू आलोक जी खुशबू जवाब जी से पूछ लेता हूं मैं। This is Varun. Varun calls himself a foodie. लंच में समोसे, डिनर में मोमोज। अंदर आप खुशबू जी किस कुंभ चीज- में, एक मिनट मैडम, अरे सर सुनिए तो सही, सर सुनिए एक तो सही। मिनट मैडम। आप ये सिर्फ इनको कहते मोनो जाएंगे और अपनी आवाज जवाब नहीं सुनिए। लेंगे तो भाई, कैसे मैं तो चलेगा? सही ना। मेरा कि सवाल, देश की राजधानी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद 50 लोग मरे। किसी के हिंदुस्तान के मीडिया के पास लिस्ट नहीं है 50 अच्छा, लोगों अब मैं की। जवाब दे सकता हूँ? क्यों सर, नहीं है? आपको ऐसा क्योंकि लगता है बताने कि- 10 हैं। सुनिए क्योंकि सर, बिहार चुनाव से पहले दिन ब्लास्ट हुआ है, अपने फेलियर को छुपाना ये है। क्या तो बोले जा एक रहे हैं मिनट, एक मिनट आलोक जी, जब इतना बड़ा फेलियर है, इतनी सारी दिक्कतें आप अभी गिना रहे हैं, बैक टू बैक, आप जनता के सामने ये मुद्दे लेकर क्यों नहीं जाते? आपने एक चीज पकड़ रखी है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लेकर आप पहुंचते, लेकिन आप सही मुद्दों तक देश की जनता को पहुंचा नहीं पाते, वरना ये हाल नहीं होता जगह जगह आपका। देखिए, फिर मुझे लगता है जिस तरह का मीडिया इनको मिला है, आपके EDC एक लिए मिनट, मैडम, शायद एक- ये सबसे अब आप इजी उत्तर- जोन आप हो उत्तर गया है सुनिए सर। ना, मैम, जी जी, सुनिए तो सही हाँ, आप उत्तर। सारा दिन हिंदू मुसलमान नोएडा का मीडिया कराता है, सच नहीं है क्या? पूरा नहीं, देश देखता है। नहीं। वापस आता हूं, एक मिनट मैडम, एक मिनट। चलिए, ये नैरेटिव आपको मुझे सेट इलेक्शन करना है। कमीशन मेरा पिट्ठू दे दीजिए। अगर बीजेपी पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ ले तो तो जाके ठीक है, चलिए। जितने भी संवैधानिक पदों पर एक है, मिनट, फिर वो अब संवैधानिक वापस पद भी तो आपको संवैधानिक मिले हैं पदों पे उसी आ रहा के हूं पर। मैं। संवैधानिक पदों पे आ रहा हूं। SSC, UPSC, चलिए, जितने सवाल आपने किए मैं जवाब जरा ले लूं। एक मिनट मैडम, नहीं, आपने काफी सवाल, ये समय मेरे पास सर थोड़ा कम है आलोक जी, मैं प्लीज, ऐसा है, बहुत सारी चीजें सबसे आपने कही, मैं पहले- जवाब ले लूं। सबसे पहले सवाल पूछा था, मैं दे मेरे रहा हूं। पास समय की कमी सबसे है, मैं पहले- जवाब ले लूं इनसे। हर एक यूनिवर्सिटी सेकंड आलोक का जी वाइस प्लीज। चांसलर, चाहे वो सब स्टैंडर्ड हो, RSS का होना चाहिए। ये ऐसे ही करते हैं, इनको देखिए, सुनने की आलोक जी, क्षमता नहीं है, ना एग्जाम्पल धैर्य है। है, इसलिए बोले UPSC जाएंगे का और फिर चेयरमैन। पार्लियामेंट से आलोक भाग जी, जाएंगे। आलोक जी, फिर काफी बोला है पार्लियामेंट से आपने, भाग प्लीज जाएंगे, जवाब भाग ले जाएंगे। लीजिए, प्लीज सेनेट जवाब से ले भाग लीजिए। जाएंगे। अरे सर, मेरे पास समय की कमी है। आपके बीच में नहीं बोला, अरे आपने समय की आरोप कमी लगाए, मैं है उत्तर दे रहा हूं। आलोक जी, एक मिनट, आलोक जी, आलोक जी प्लीज। एक मिनट, सर अच्छा, मेरे पास एक समय 10 की कमी है। सेकंड, 10 आपको तो सेकंड साथ में लेकर आया था, 10 सब आप तो सेकंड, चुप ही रहिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड। मुझे 10 सेकंड। केवल ये बताइए, UPSC का एक चेयरमैन था मनोज अरे जैन। भाई, 6 मिनट से बोल रहे हो। अब बीच में नहीं बोल रहे। अरे सर, मेरे पास समय की सुनिए, कमी मैं है 10 आलोक सेकंड जी, मांग रहा आप हूं। 10 सेकंड करके 10 पिछले सेकंड 5 ले रहा मिनट से हूं। बोल रहे हैं। Please, UPSC का sir। यहाँ युवा बैठे हैं, उनके काम की बात बता रहा हूँ। NTA का एग्जाम टेस्टिंग एजेंसी है, नीट का एग्जाम हुआ, सारे RSS वालों ने पेपर लीक ठीक है कराए। सर, फाइन। वापस आता हूँ। अब एक-एक करके आलोक जी, UPSC का प्लीज, चेयरमैन प्लीज, प्लीज, आलोक जी। मनोज जैन, नाम आलोक ले जी, रहा हूँ। प्लीज, अभी सर, नहीं RSS देने का देंगे आदमी था। जवाब, चलिए, ये आलोक जवाब सुनने गलत का तरीके धैर्य से नहीं है इनमें, UPSC में आइए, इनमें साइड में हकीकत ऐसे सुनने नहीं का होता। धैर्य छोड़कर नहीं है। भाग गया। अरे आलोक सर, 15 दिन में छोड़कर भाग सुनिए गया। तो सही, काफी बातें आपने बोली हैं। अब हो पूरी गया, बात अब आपने मैं दे बोल दी है। सकता हूं, हाँ। एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। अभी आलोक जी ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना पीट रही थी, तो भाई पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि आधे घंटे में हम हार गए, तो आलोक जी सही है या पृथ्वीराज चौहान सही है? और पृथ्वीराज चौहान गलत है तो निकालिए ना पार्टी से। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि ट्रंप के कहने पर हमने सरेंडर किया, मतलब सेना की बात पे भरोसा नहीं, चलिए छोड़ देते हैं। भाई सलमान खुर्शीद और शशि थरूर और मनीष तिवारी की बात पर तो भरोसा करो। वो बोलते हैं कि भाई ट्रंप ने इंटरवीन नहीं किया, अपने सांसदों की बातों पे भरोसा नहीं है, ट्रंप की बात पे भरोसा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए भरोसा। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि 1942 में हम लोग इंग्लिश की मुखबरी करते हैं। अभी माना इन्होंने कि अंग्रेज सरकार के इनके अध्यक्ष थे, पर मुखबरी हम कर रहे थे। मैं आपको एक स्टेटमेंट कोट करके बता रहा हूं, अरुणा आसिफ अली, उनका कोटेड स्टेटमेंट, 1942 में जब ब्रिटिश पुलिस उनको तलाश रही थी तो लाला हंसराज गुप्ता ने उनको शरण दी। चिमुरष्टी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, यह चलाने का काम आरएसएस के लोगों ने किया। पूर्ण स्वराज का कॉल 1929 में, वो पहली बार अगर पूरे देश में इंप्लीमेंट हुआ तो आरएसएस की शाखाओं में हुआ। देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार गोली खाकर मरे, आरएसएस के कार्यकर्ता थे। अब मुझे बता दीजिए, एंटोनिया माइनो का परिवार कहां पे लड़ाई लड़ रहा था आजादी की? कहां पे लड़ाई लड़ रहा था? और आखिरी बात, बीच में नहीं, मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, हमने घर में घुस के ऑपरेशन सिंदूर किया। इन्होंने 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दिया। और अभी चिदम्बरम ने बताया कि कॉन्डोलीजा राइस का कॉन्डमनेशन आया तो हम लोग पीछे हट गए, दुबक कर बैठ गए। फली मेजर ने बोला था कि अटैक करना चाहिए, पर सोनिया गांधी ने अटैक नहीं करने दिया। 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की बताइए? पार्टी कर रहे थे राहुल गांधी, पार्टी कर रहे थे, बताइए। दो बहुत अच्छे विषय इन्होंने लिए। पहला विषय इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का लिया। पूरे देश ने कहा कि अच्छी बात है, सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, लेकिन पहलगाम की जिम्मेवारी कौन लेगा? पुलवामा की जिम्मेवारी कौन लेगा? इतने बड़े बड़े अगर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आज तक पूरा यहां पर, एक मिनट मैडम, यहां पूरा कम से कम 200 लोग बैठे हैं। किसी को भी एक को पता है कि जो पुलवामा में गाड़ी थी
वो कौन सी गाड़ी थी और उसका मालिक कौन था जिसमें 350 किलो RDX आया था? घर जाके सोचिएगा। सुना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी गुजरात का था। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मतलब गुजरात को दोष दे रहे, पाकिस्तान का मैं किया फिर- धरा और गुजरात को बदनाम ठीक है, कर रहे ये हैं। समय ये मुझे क्या इतनी तरीका है भाई? इजाजत देता है। गुजरात का मतलब क्या अब है मैं इसका? ठीक है। क्या मतलब है गुजरात का? मुझे अब समय मैं फिर इतनी कहूंगा, इजाजत तो दे रहा है। गुजरात से थे, मैं फिर वल्लभ भाई पटेल कहूंगा, गुजरात से थे। अगर गुजरात का था तो बताइए कहां का रजिस्ट्रेशन नंबर था, गुजरात कौन मालिक के था उस गाड़ी का? दिमाग में ठीक है। केवल गुजरात चलता अरे है। भैया, शहजाद जी, आलोक जी, सतपाल मेरे को- मलिक जी मैं- साफ कह गए, ठीक है, साफ कह ठीक है, गए सर। सतपाल मलिक जी, जिनके समय CBI मुझे भेज दिया इतनी आपने। इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया सर। दूसरी आलोक चीज, जी, आपका भी मेरे ऑपरेशन पास समय सिंदूर इतना ही पर है। केवल और केवल मेजर पूनावाला जनरल जी, VK आपका भी बहुत शुक्रिया, मेरे मलिक पास- जी का 2 दिन पहले का बयान, उसके उत्तर दे दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करने से देश नहीं चलता ठीक है, नारे ठीक है, बोलने से तो देश नहीं चलता ठीक है आलोक जी, बहुत समय शुक्रिया समाप्त और हो आपका गया है। भी बहुत समय शुक्रिया। समाप्त हो गया है, देखिए, नहीं तो ये सवाल बहस कई जो सारे है और ये दिन बहुत भर बहुत जारी शुक्रिया। रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहजाद पूनावाला और आलोक शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मैं करता हूं।